नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंतों में होने वाली सूजन यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज यानी कि आंतों में होने वाली सूजन है जो कि आपके पाचन तंत्र में दीर्घकालिक सूजन और अल्सर का कारण बनती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंत और मलाशय की अंदरूनी परत को प्रभावित करती है और इसके लक्षण आमतौर पर अचानक दिखाई देने के बजाय धीरे धीरे विकसित होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस कभी कभार कम सक्रिय भी हो सकती है, लेकिन कुछ मामलों में यह हमारे जीवन के लिए खतरनाक साबित होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का फिलहाल कोई निश्चित इलाज नहीं है, लेकिन इसके लिए अपनाए जाने वाले कुछ उपायों से रोग के लक्षणों को कम किया जा सकता है तथा इससे लंबे समय तक छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, बात करें इसके प्रकारों की, तो डॉक्टर जो है वो प्रभावित जगह के अनुसार अल्सरेटिव कोलाइटिस को वर्गीकृत करते हैं। तो इसके प्रकारों में सबसे पहला है अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस, जिसमें कि सूजन जो है वो गुदा यानी कि मलाशय के निकट क्षेत्र तक ही सीमित होता है और गुदा से खून आना इसका एकमात्र लक्षण हो सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का यह प्रकार सबसे हल्का माना जाता है। बात करें प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस की, तो प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस में सूजन मलाशय और सिग्मोइड बड़ी आंत यानी कि बड़ी आंत का निचला भाग उसमें होती है। खूनी दस्त, पेट में ऐंठन व दर्द और आंत की गतिविधियों में असमर्थता इसके आम लक्षण हैं। लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस की बात करें तो उसमें सूजन मलाशय से सिग्मोइड बड़ी आंत और अवरोही बृहदांत्र तक फैली जाती है। खूनी दस्त, पेट में ऐंठन व बाईं तरफ दर्द और वजन घटना इसके आम लक्षण हैं। बात करें पैन कोलाइटिस की, तो पैन कोलाइटिस अक्सर पूरी बड़ी आंत को प्रभावित करता है और इसमें खूनी दस्त जो कि गंभीर हो सकते हैं, पेट में ऐंठन व दर्द, थकान और वजन घटना जैसे लक्षण मौजूद होते हैं। और बात करें एक्यूट सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो ये एक दुर्लभ प्रकार है जो कि पूरी बृहदांत्र को प्रभावित करता है और इसके लक्षणों में गंभीर पेट दर्द, अत्यधिक दस्त, दस्त के समय खून निकलना, बुखार होना और खाने में असमर्थता भी शामिल है। अब दोस्तों, बात करें इसके लक्षणों की, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण इसकी गंभीरता और स्थान पर निर्भर करते हैं, जैसे कि रक्त या मवाद के साथ अक्सर दस्त होना, पेट दर्द और ऐंठन, गुदा में दर्द, गुदा से ब्लीडिंग, मल के साथ कुछ मात्रा में ब्लड निकलना, बार बार मल त्याग करने की इच्छा होना, मल त्याग की तत्काल इच्छा के बावजूद मल त्यागने में असमर्थता, वजन घटना, थकान होना, बुखार होना, बच्चों में शारीरिक वृद्धि नहीं होना। अल्सरेटिव कोलाइटिस से ग्रस्त अधिकांश लोग इसके हल्के लक्षणों का अनुभव करते हैं, हालांकि कई लोगों में यह बीमारी बहुत लंबे समय तक चलती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के कारण अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकते हैं। बात करें इसके कारणों की कि ये क्यों होता है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का सही कारण अभी तक अज्ञात है। पहले आहार और तनाव को इसका कारण माना जाता था, लेकिन अब डॉक्टर मानते हैं कि ये कारक इसे बढ़ा सकते हैं। हालांकि डॉक्टर यह भी कहते हैं कि बस यही सब कारक इसका कारण नहीं है। बात करें प्रतिरक्षा प्रणाली की, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक संभावित कारण प्रतिरक्षा प्रणाली की खराबी है। जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली एक वायरस या जीवाणु से लड़ने की कोशिश करती है तो असामान्य प्रतिक्रिया से प्रतिरक्षा प्रणाली पाचन तंत्र की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। आनुवंशिकता की बात करें तो जिन लोगों के परिवार में अन्य सदस्यों को अल्सरेटिव कोलाइटिस है उन्हें भी यह रोग हो सकता है। हालांकि अल्सरेटिव कोलाइटिस से ग्रस्त ज्यादातर लोगों को इसका पारिवारिक इतिहास नहीं होता। बात करें कि ये किन कारकों से इसकी संभावना बढ़ सकती है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस महिलाओं और पुरुषों को बराबर प्रभावित करते हैं। इसके जोखिम कारकों की बात करें तो उम्र में अल्सरेटिव कोलाइटिस आमतौर पर 30 साल की उम्र से पहले शुरू होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है। परिवार के इतिहास की बात करें तो यदि आपके माता पिता, भाई बहन या बच्चे को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो आपको भी होने का अधिक जोखिम है। और बात करें आइसोट्रेटिनोइन की, तो ये एक ऐसी दवा है जो कभी कभी मुहासे का इलाज करने में उपयोग होती है। कुछ स्टडी से पता चलता है कि यह इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के लिए एक जोखिम कारक है, लेकिन अभी तक अल्सरेटिव कोलाइटिस व आइसोट्रेटिनोइन के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित नहीं हुआ है। दोस्तों, बात करें इससे बचाव की, तो इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि कैसा खाना अल्सरेटिव कोलाइटिस को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ इसके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। तो इससे बचाव के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे पूरे दिन में पानी की थोड़ी थोड़ी मात्रा पीना, दिन भर में कई बार थोड़ा थोड़ा भोजन खाना, ज्यादा फाइबर युक्त आहार का सीमित सेवन करना, फैट युक्त खाद्य पदार्थ कम खाना, यदि आप लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो दूध कम पीना। इसके अलावा अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या आपको मल्टीविटामिन लेना चाहिए या नहीं। बात करें इसके परीक्षण की कि इसका निदान कैसे होता है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का निदान करने के लिए आपके डॉक्टर सबसे पहले आपके लक्षण देखकर यह तय करते हैं कि आपको यह बीमारी किन कारणों से हुई है। इसके बाद बीमारी का निदान करने के लिए कुछ परीक्षण और प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। जैसे बात करें ब्लड टेस्ट की, तो एनीमिया या किसी इन्फेक्शन की जांच करने के लिए आपके डॉक्टर ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। गौरतलब है कि एनीमिया में ऑक्सीजन को आपको ऊतकों यानी कि टिश्यू तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती।
मल परीक्षण की बात करें, स्टूल टेस्ट, तो आपके मल में मौजूद सफ़ेद रक्त कोशिकाएं अल्सरेटिव कोलाइटिस का निदान कर सकती हैं। यह परीक्षण अन्य विकारों के निदान करने में भी मदद कर सकती है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और अन्य परजीवी की वजह से होने वाला इन्फेक्शन। कोलोनोस्कोपी की बात करें तो इस परीक्षण से आपके डॉक्टर एक छोटे कैमरे से जुड़ी एक पतली लचीली रोशनी वाली ट्यूब का उपयोग करके आपकी पूरी बड़ी आंत को देखते हैं, और इस प्रक्रिया के दौरान आपके डॉक्टर विश्लेषण के लिए ऊतक के छोटे नमूने भी ले सकते हैं, जिसे कि हम बायोप्सी कहते हैं, और कभी कभी टिश्यूज का नमूना निदान की पुष्टि करने में सहायता कर सकता है। बात करें फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी की, तो इसमें आपके डॉक्टर बड़ी आंत के आखिरी हिस्से और मलाशय की जांच करने के लिए एक पतली लचीली रोशनी की ट्यूब का उपयोग करते हैं, और यदि आपकी बड़ी आंत के एक हिस्से में गंभीर रूप से सूजन है तो आपके डॉक्टर एक पूर्ण कोलोनोस्कोपी के बजाय यह परीक्षण कर सकते हैं। एक्सरे की बात की जाए तो अगर आपके लक्षण गंभीर है तो आपके डॉक्टर अन्य समस्याओं का निदान करने के लिए पेट के क्षेत्र का एक्सरे कर सकते हैं, जैसे कि छिद्रित बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत का एक हिस्सा। और बात करें सिटी स्कैन की, तो यदि आपके डॉक्टर को अल्सरेटिव कोलाइटिस की किसी जटिलता का शक होता है तो वे आपके पेट का सिटी स्कैन कर सकते हैं, और सिटी स्कैन यह भी दिखा सकता है कि बृहदांत्र में कितनी सूजन है। अब दोस्तों बात की जाए इसके इलाज की, अल्सरेटिव कोलाइटिस एक लंबी चलने वाली समस्या है और इसके उपचार में आमतौर पर दवाएं या सर्जरी शामिल होती है। उपचार का लक्ष्य सूजन को कम करना होता है, जो कि आपके लक्षणों का कारण बनती है। दवाओं की बात करें तो आपके चिकित्सक सूजन को कम करने के लिए कुछ दवाएं लिख सकते हैं, और इन दवाओं में सल्फासालाजिन, मेसालामाइन और बालसालाजाइड और ओस्लाजाइन भी शामिल है। सूजन को कम करने से रोग के कई लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है, और अधिक गंभीर मामलों में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि को कम करती है, या फिर एंटीबॉडी दवाओं का उपयोग किया जाता है। और बात की जाए इसकी सर्जरी की, तो जब अत्यधिक ब्लीडिंग, कमजोर करने वाले लक्षण, बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत के एक हिस्से में छेद या फिर गंभीर ब्लॉकेज होते हैं तो सर्जरी आवश्यक होती है। सीटी स्कैन या कोलोनोस्कोपी इन गंभीर समस्याओं का निदान कर सकते हैं। यदि आपके लक्षण गंभीर है तो आपको निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स के नुकसान के प्रभावों को ठीक करने के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होगी। और अब दोस्तों बात करें कि आंतों में सूजन होने से अन्य कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, तो आपको अत्यधिक ब्लीडिंग हो सकती है, बृहदांत्र में छेद हो सकता है जिसे कि हम छिद्रित बृहदांत्र कहते हैं, गंभीर निर्जलीकरण हो सकता है, जिगर की बीमारी हो सकती है जो कि बहुत ही दुर्लभ है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, त्वचा, जोड़ों व आंखों में सूजन और मुंह में छाले हो सकते हैं, बृहदांत्र कैंसर का भी जोखिम हो सकता है, और तेजी से बृहदांत्र में सूजन आना ये भी हो सकता है, और साथ ही साथ नसों और धमनियों में खून के थक्कों का बढ़ता जोखिम। तो ये सारी परेशानियां इससे हो सकती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।